जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए हम आपके सामने उपस्थित हुए लेकर अध्याय 5 केशवदास कक्षा 11। तो कक्षा 11 के बच्चे सब जुड़ जाइए और इस चैनल से आप जुड़िए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो निरंतर आपको वीडियो मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर निरंतर वीडियोज आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस के वीडियो आपको निरंतर प्रोवाइड हो रहे हैं बच्चों। इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा आप लाभ उठाइए। अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए और साथ ही साथ हिंदी विषय के प्रति अपनी जागरूकता, अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि को जगाइए। तो चलिए बच्चों, आज हम केशवदास के द्वारा रचित स्वयंवर कथा पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम केशवदास के जीवन परिचय को समझेंगे। और सबसे पहले बच्चों, जैसा कि हम हमेशा निरंतर कहते आए हैं कि आप किसी भी जीवन परिचय के इस फ्लो चार्ट को पकड़ लीजिए, इसको आप निरंतर रिवीजन कीजिए बच्चों। जब तक ये रिवीजन नहीं होगा चीज़ें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फैक्ट हैं, कुछ अलग से समझने वाली नहीं चीज़ है इसमें। इसको आपको याद करने वाली चीज़ है। ये आप लिखिए कॉपी में और बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होंगी। अब इनका जन्म है संवत 1612 और ईस्वी में अगर इसको निकालेंगे तो 1555 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 57 आप घटा देंगे। 1612 में से आप 57 घटा के देखिए बच्चों। 12 में से 7 गए 5 और फिर यहाँ बचा कितना? 0 बचा, यहाँ से ले लिए 10 हो गया। 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ 5 बचा, 1555। तो हमें किसी भी संवत में से इस डेट को, समय को ईस्वी में लाना है तो उसमें से 57 घटाना पड़ेगा। और अगर ईस्वी में से संवत में ले जाना है तो आपको 57 जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो अब देखिए इसी फैक्ट को कैसे याद होगा। ये फैक्ट निरंतर रिवीजन करने से होगा ना बच्चों। आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा, कॉपी में लिखे रहिए। पहली बार आप जब लिखेंगे थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आप निरंतर ऐसे रिवीजन करते रहिए। तो आइए बच्चों, चलते हैं हम केशवदास जी के जीवन परिचय को अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम फ्लो चार्ट पर फोकस करेंगे। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, इनके विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद इनके द्वारा रचित जो भी कहानी है, कविता है, छंद है, उसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। उससे संबंधित हमारे परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए इनका जन्म, केशवदास जी का जन्म यहाँ पर हम लिख देते हैं केशवदास। चलिए, केशवदास जी का जन्म सन 1612 ईस्वी में 1555 ईस्वी में होता है। और ये किस जात के होते हैं बच्चों? तो ये ब्राह्मण जात के होते हैं। उनका स्थान ओरछा, बुंदेलखंड, ओरछा में होता है, जो कि बुंदेलखंड में है वर्तमान में। और ये पिता इनके बच्चों काशीनाथ मिश्र हैं। जन्म स्थान ओरछा में, बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। और बच्चों इनके पिता काशीनाथ मिश्र हैं। और ये इनकी भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा में है। अब ये सब चीज़ आपको याद करना रहेगा। और शैली कैसी है बच्चों? तो प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली है। इनकी प्रमुख रचनाओं पर फोकस कीजिए, यही आप याद कर लीजिएगा बच्चों। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, नख सिख, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र और रत्न बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु बच्चों 1674 ईस्वी अर्थात 1617 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में इनका जन्म और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु। आप किसी एक ही डेट को पकड़िएगा, चाहे संवत को याद कीजिए या ईस्वी को। आप 1555 ईस्वी को याद कर लीजिए, फिर 1617 ईस्वी इनकी मृत्यु डेट को याद कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इनका साहित्य में क्या स्थान रहा। तो इन्होंने अपनी छंद वैधव्यता के कारण इन्हें हिंदी साहित्य में आदरणीय स्थान मिला है। मतलब किसके लिए? जो छंद इन्होंने सुंदर सुंदर छंदों को लिखा, उनके लिए ये आदरणीय रहे, सम्मानित रहे। इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य, कवि और रीतकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसको? केशवदास को। ये केशवदास रीतकाल के कवि हैं बच्चों। रीतकाल के कवियों को हम आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक करके याद कराएंगे आपके एग्जाम से पहले बच्चों। जैसे आप रीतकाल में 3 रीत है, जैसे रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त। तो रीतबद्ध में आपके आते हैं केशवदास। शुरुआत इन्हीं से, यही जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक ही माने जाते हैं। मतिराम, चिंतामणि, आभूषण और ये भूषण और पद्माकर। तो इनको आप ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में याद कर सकते हैं बच्चों। रामदास के पद मणि आभूषण से बद्ध। रामदास के पद
मणि आभूषण से बद्ध, बद्ध अर्थात रीतबद्ध के कवि हैं। राम अर्थात मतीराम, दास केशवदास, और पद, पद से पद्माकर हो गए, मणि से चिंतामणि और आभूषण से भूषण हो गए। बस यही पांच कवियों को आपने याद कर लिया, कंप्लीट है। आपके क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आपके पद साहित्य का जो इतिहास है बच्चों, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि रीत काल के निम्नलिखित में से कौन रीत काल के कवि नहीं हैं या रीतबद्ध कवि नहीं हैं। तो 3 इनमें से एक दिए रहेंगे, एक कोई अन्य कवि दे देंगे, या रीत सिद्ध दे देंगे, या रीत मुक्त दे देंगे। तो इसी तरह से चीज़ें आप याद कीजिएगा बच्चों। अब हम आते हैं केशवदास के जन्म के बारे में विस्तार से समझते हैं। चलिए, धैर्य बनाते हुए चीज़ों को आप समझिए बच्चों, पूरे कंसंट्रेशन से। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सुनेंगे नहीं ध्यान से, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए, हिंदी काव्य जगत में रीतवादी परंपरा के संस्थापक, प्रचारक महाकवि केशवदास का जन्म मध्य भारत के ओरछा बुंदेलखंड राज्य में हुआ सन 1612 और ईस्वी 1555 में। ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र थे, अर्थात इनके बाबा क्या थे? कृष्णदत्त थे, और काशीनाथ के पुत्र थे। विज्ञान गीता के में वंश के मूल पुरुष के नाम वेद व्यास उल्लिखित हैं, अर्थात जो इन्होंने विज्ञान गीता लिखा है बच्चों, उसमें इनके वंश के जो मूल पुरुष हैं उनके बारे में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये भारद्वाज गोत्रीय मारदनी शाखा के यजुर्वेदी मिश्र उपाधिधारी ब्राह्मण थे। तत्कालीन जिन विशिष्ट जनों से इनका घनिष्ठ परिचय था उनके नाम है अकबर, बीरबल, टोडरमल, उदयपुर के राणा अमर सिंह। तुलसीदास जी से भी इनका साक्षात्कार महाराज इंद्रजीत के साथ काशी यात्रा के समय हुआ था, और छाधिपति महाराज इंद्रजीत सिंह इनके प्रधान आश्रयदाता थे, अर्थात इंद्रजीत सिंह के आश्रय में उनके दरबार में रहते थे केशवदास, जिन्होंने 21 गांव इन्हें भेंट किए थे। वीर सिंह देव का आश्रय भी इन्हें प्राप्त था। उच्च कोटि के रसिक होने पर भी ये पूरे आस्तिक थे। अब देखिए बच्चों, व्यवहार कुशल, वाग विदग्ध, विनोदी, नीति निपुण, निर्भीक, अस्पष्टवादी केशव की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। ये व्यवहार में कुशल थे, वाग विदग्ध थे, अर्थात साफ सुथरी बातें करते थे, विनोदी मतलब दया भाव के हृदय वाले थे, नीति में अर्थात राजनीति में निपुण थे, निर्भीक मतलब निडर थे, अस्पष्ट जो भी कहते थे साफ साफ स्पष्ट कहते थे। इस प्रकार की इनकी प्रतिभा थी बच्चों केशवदास की। साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र व राजनीति, ज्योतिषी और वैधक सभी विषयों का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया। ये संस्कृत के विद्वान तथा अलंकार शास्त्री थे, और इसी कारण इन रीत काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने पर स्वभावतः इन्होंने शास्त्रानुमोदित प्रथा पर ही साहित्य का प्रचार करना उचित समझा। हिंदी साहित्य में ये प्रथम महाकवि हुए जिन्होंने संस्कृत के आचार्यों की परंपरा का हिंदी में सूत्रपात किया गया। सन 1674 में या 1617 ईस्वी के लगभग इनका स्वर्गवास हो जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा और आप सुनने पर फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं। महाकवि केशवदास का समय भक्ति और रीत काल का संधि युग था। समझिए बच्चों, भक्ति काल समाप्त होने पर था और रीत काल की शुरुआत हो रही थी। और जो कोई जब युग समाप्त होता है और कोई दूसरा युग जब शुरुआत होता है तो उसके बीच काल को संधि युग कहते हैं बच्चों। तो ये दोनों के बीच के थे, अर्थात इनमें भक्ति की भावना भी थी और रीतकाल के भी थे। इस रीतकाल अर्थात रीतकाल में श्रृंगारिकता इम्पोर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर कवियों ने श्रृंगार का आश्रय ले लिया। तो तुलसी और तथा सूर्य ने भक्ति की जिस पावन धारा को प्रवाहित किया था वह तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति बस क्रमशः हास्योन्मुख और क्षीण हो गई। मतलब राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थिति आई वहाँ पर जो इन्होंने भक्ति की धारा बढ़ाई थी, भक्ति भाव की धारा बढ़ाई तुलसीदास जी ने और सूरदास जी ने, वहाँ पर कम हो गई रीतकाल में आते आते। दूसरी ओर जयदेव और विद्यापति ने जिस श्रृंगारिक कविता की नींव डाली उसके अभ्युदय का आरंभ हो चुका था, अर्थात
जयदेव और विद्यापति ने, हमने आपसे बताया ना कि रीतकाल में श्रृंगार प्रधान था रीतकाल। तो वास्तुकला तथा ललित कलाओं का उत्कर्ष इस युग की ऐतिहासिक उपलब्धि रही, अर्थात रीतकाल थी बच्चों, यहाँ पर वास्तुकला और ललित कला का मतलब विकास हुआ। अब कविता भक्ति या मुक्ति का विषय न होकर वृत्ति का स्थान ले चुकी थी। भाव विपक्ष, देखिए बच्चों, भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को प्रधानता मिलने लगी, अर्थात भावनाओं को छोड़कर कला कुशलता को प्रधानता मिलने लगी, योग्यता को प्रधानता मिलने लगी। महाकवि केशव इस काल के न केवल प्रतिनिधि कवि थे, अभी तो इस युग के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। केशवदास लगभग 16 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं बच्चों। उनमें से 8 ग्रंथ असंदिग्ध हैं। संदिग्ध बच्चों, संदिग्ध मतलब कि कोई शंका है, लेकिन यह असंदिग्ध लिखा, इसका मतलब कोई शंका नहीं है 8 ग्रंथों में, और प्रमाणिक भी हैं। इन 8 प्रमाणिक ग्रंथों में से रामचंद्रिका भक्त संबंधी ग्रंथ है बच्चों। हमने कहा नहीं कि ये संधि युग के थे, भक्ति काल समाप्त होने के कगार पर था और रीतकाल प्रारंभ हो रहा था, जिसमें केशव ने राम और सीता को अपना इष्ट देव माना और राम नाम की महिमा का गुणगान किया। यह ग्रंथ पंडितों के पांडित्य को परखने की कसौटी है। छंद विज्ञान की दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, अर्थात इन्होंने इसमें बहुत सारे छंद भर दिए, बहुत सारे छंदों से भरा पड़ा है रामचंद्रिका। संस्कृत के अनेक छंदों को भाषा में ढालने में केशव को अपूर्व सफलता मिली। संस्कृत के शब्दों को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, इसलिए आम जनता के लिए क्लिष्ट थी, थोड़ा कठिन था। विज्ञान गीता में केशव ने ज्ञान की महिमा गाते हुए जीव को माया से छुटकारा पाकर ब्रह्म से मिलने का उपाय बतलाया है। ये दोनों ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ प्रबंध काव्य हैं। जो भी ग्रंथ बच्चों धार्मिक से रिलेटिव होगा तो वो प्रबंध काव्य ही होगा। तो अभी आपने इनके क्या कहते हैं फ्लो चार्ट में आपने देखा कि इनकी भाषा शैली कैसी थी, तो प्रबंध थी और मुक्तक थी। तो जो इन्होंने भक्ति से रिलेटिव चीज़ों को लिखा, इसलिए प्रबंध भी है इनकी शैली। वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रत्न बावनी, ये तीनों ही ग्रंथ चारण काल की स्मृति दिलाते हैं। जैसे चारण काल, अब यहाँ समझ लीजिए बच्चों क्या चीज़ है। चारण काल का ये अर्थ होता है कि जब कभी लोग राजा के आश्रय में होते हैं तो क्या आप किसी और के बारे में लिखेंगे? जिसके आश्रय में रहेंगे उन्हीं की तो विशेषताओं को लिखेंगे। अगर वो थोड़ी सी विशेषता उनमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। और जिस काल में चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर, आदिकाल में भी बच्चों चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। और वही वीरता अधिक से अधिक दिखाई गई थी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था आदिकाल को। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों कि जो वीर सिंह आप जानते हैं राजा थे उस समय, जहांगीर राजा थे और रत्न बावनी ये भी राजा थे, तो इनके आश्रय में थे और इन्हीं के को बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को लिखा ही नहीं। चारण अर्थात जिसको चापलूसी कह सकते हैं आप आज की भाषा में शब्दों में, तो वही चारण काल की स्मृति अर्थात चारण काल के समय की याद दिलाते हैं ये तीनों ग्रंथ इनके। ये ग्रंथ अब आगे देखते बच्चों, ये ग्रंथ ऐतिहासिक प्रबंध काव्य की कोटि में आते हैं। काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ रसिक प्रिया, मतलब काव्य शास्त्र जैसे कविता में पद छंद में लिखा गया, रसिक प्रिया में रस विवेचन का नायिका भेद, कवि प्रिया में कवि कर्तव्य तथा अलंकार और नखशिख में नखशिख वर्णन किया गया है। इनके द्वारा कवि ने रीत साहित्य का शिलान्यास किया है और वीर रस अपने काव्य में केशव ने अच्छा पुट दिया है। वीर रस का अपने काव्य में केशवदास ने अच्छा पुट दिया है। प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन में इनमें कमी है, तो राजसी वैभव का अच्छा वर्णन किया, क्योंकि राजा के दरबार में रहते थे तो भाई राजसी वर्णन अच्छे करने में ये निपुण थे। अलंकारवादी आचार्य होने के कारण ये अलंकार के विधान में अत्यधिक कुशल थे। केशवदास के समय में 2 काव्य भाषाएं थी, अवधी और ब्रज। इन्होंने ब्रज भाषा को ही अपना काव्य भाषा के रूप में अपनाया और केशव बुंदेलखंड निवासी थे। बुंदेलखंडी भाषा और ब्रज भाषा में बहुत कुछ साम्य होता है, अतः इनकी भाषा को बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा कहना अधिक उपयुक्त होगा बच्चों।
अब थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। काव्य में अलंकारों के महत्व पर केशव का मत ही है। क्या है? यद्यपि सुजातेषु लक्षणी सुवरन सरस्वृत आभूषण बिनु न विराजई कविता वनितामिति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में हिंदी का विषय अगर आ रहा है तो उसमें पूछा जाता है कि यद्यपि सुजातेषु लक्षणी सुवरन सरस्वृत आभूषण बिनु न विराजई कविता वनितामित। कवि प्रिया में ये पंक्ति है बच्चों। अब आगे देखते हैं, केशवदास की रचना में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ये परमार्थतः हिंदी के प्रथम आचार्य थे। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर इन्हें संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। इनके एक प्रशंसक ने सूर और तुलसी के बाद तीसरे स्थान पर हिंदी कवियों में केशवदास को ही माना है। सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और अब के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो अब ये था इनका विस्तार बच्चों। हमने इनके बारे में विस्तार से सुन लिया, समझ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इनके द्वारा रचित कविता को लेकर प्रस्तुत होंगे बच्चों। तो इनको ध्यान से आप 1 से 2 बार समझ लीजिएगा। आपके पास समय कम हो तो इस पर फास्ट मोड करके देखिए, पर सुनिए ज़रूर। और ये जो इनका फ्लो चार्ट है बच्चों, इसको आपको कॉपी में उतारना ही है। आप कॉपी में इनको उतारिए और निरंतर ऐसे याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कॉपी उठाइए और 10-15 मिनट ऐसे पन्ना पलटिए, ध्यान से बस देख लीजिए, हो गया। आप लगातार 1 महीना चीज़ों को देखते रहिए। देखिए आप फाइनल टर्म तक एकदम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें, आप पूरी तरह तैयार रहेंगे। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का पूरा प्रयास करें, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं बच्चों हिंदी विषय में। चलिए, जय हिंद।